साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं विश्व प्रसिद्ध फिल्मकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी सत्यजीत राय द्वारा लिखी एक रोमांचक कहानी। एक सफल निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, चित्रकार, संगीतकार होने के साथ ही साथ वे बांग्ला भाषा के अति लोकप्रिय लेखक भी थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ऑस्कर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित सत्यजीत राय द्वारा लिखी आज की कहानी का शीर्षक है घुरघुटिया की घटना। शुरू करते हैं ये कहानी। एक पत्र। ग्राम घुरघुटिया, पत्रालय पलासी, जिला नदिया, 3 नवंबर 1974। सेवा में श्री प्रदोष मित्र महोदय, आपके कीर्ति कलाप के बारे में सुनने के बाद आपसे भेंट करने की इच्छा मन में जगी है। ये जरूर है कि इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। आपको आने के बाद इसका पता चलेगा। आप यदि 73 साल के वृद्ध के अनुरोध की रक्षा करने का कष्ट स्वीकार कर सकें तो अविलंब पत्र लिखकर सूचित करें। घुरघुटिया आने के लिए पलासी स्टेशन पर उतरकर 5.5 मील दक्षिण आना होगा। सियालदह से कई ट्रेनें यहाँ आती हैं। उनमें से 365 अप लाल गोला पैसेंजर दोपहर 1:58 पर खुलती है और शाम 6:11 में प्लासी पहुंचती है। स्टेशन पर मेरी गाड़ी मौजूद रहेगी। रात में आप मेरे घर पर ही ठहरेंगे। दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे ट्रेन पकड़कर वापस जा सकते हैं। सुभैशी काली किंकर मजुमदार। चिट्ठी पढ़कर फेलुदा को वापस करते हुए मैंने कहा, पलासी का मतलब क्या वही पलासी जहां युद्ध हुआ था? बंगाल में और कितने पलासी नामक स्थान हैं? फेलुदा ने कहा। तब हां, अगर तू ये सोचता है कि वहां बहुत सारे ऐतिहासिक चिन्ह हैं तो बहुत बड़ी गलती होगी। कुछ भी नहीं है। यहां तक कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में जिस पलाश वन से पलासी नाम पड़ा था उस पलाश वन का भी वहां अब एक भी दरख्त नहीं है। तुम जा रहे हो? फेलुदा ने कुछ देर चिट्ठी की ओर देखते हुए कहा। बूढ़ा आदमी इस तरह बुला रहा है, इसके अलावा उद्देश्य क्या है ये जानने का भी कौतूहल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देहात में सर्दियों में सुबह शाम मैदान में किस तरह धुआं जमा रहता है ये तूने क्या देखा है? पेड़ों का सिर्फ तना और ऊपरी भाग दिखाई पड़ते हैं। शाम वहां एकाएक उतर आती है और उसके बाद ही हड्डियों को कंपाने वाली ठंड पड़ने लगती है। ये सब बहुत दिनों से देख नहीं सका हूं। तुपसा, एक पोस्ट कार्ड तुला। चिट्ठी पहुंचने में 3-4 दिन लग सकते हैं। इसका हिसाब करने के बाद ही फेलुदा ने काली किंकर मजुमदार को तारीख की सूचना दी थी। हम उसी के अनुसार 365 अप लाल गोला पैसेंजर में चढ़कर 12 नवंबर रविवार की शाम 6:30 बजे पलासी स्टेशन पहुंचे। ट्रेन के डिब्बे से ही हमने धान के खेतों में एकाएक शाम को उतरते देखा। हम जब स्टेशन पर पहुंचे तो चारों तरफ रोशनी थी। हालांकि आकाश में पूरे तौर पर अंधेरा नहीं छाया था। टिकट कलेक्टर को टिकट देकर बाहर निकलने पर जिस गाड़ी पर हमारी निगाह पड़ी वो मजुमदार साहब की गाड़ी थी। इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह की गाड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। फेलुदा ने बताया, बचपन में उसने ऐसी एक आध गाड़ी शायद देखी हो, मगर इसके नाम से वो परिचित है। कपड़े के हुड वाली गाड़ी है, एम्बेसडर से 1.5 गुना लंबी अमेरिकी गाड़ी। नाम हॉक मोबिल। गाड़ी की बॉडी का गाढ़ा रंग जहां तहां उखड़ गया है। हुड के कपड़े पर 3 जगहों पर पैबंद लगे हैं। फिर भी न जाने क्यों गाड़ी को देखकर मन में एक ममता जगती है। इस तरह की गाड़ी के साथ चपरासधारी ड्राइवर बहुत ही फबता है। उसके स्थान पर जो व्यक्ति है वो मामूली धोती और सफेद कमीज पहने है। वो गाड़ी के अंदर पीठ टिकाए सिगरेट का कश ले रहा था। हमें आते देखकर उसने सिगरेट फेंक दी और खड़ा होकर बोला, आप लोग क्या मजुमदार साहब के घर जा रहे हैं? जी हाँ, फेलुदा ने कहा, घुरघुटिया जाना है। आइए। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया। हम 40 सालों की पुरानी गाड़ी के अंदर सामने की ओर पैर फैलाकर और पीठ पीछे की ओर टिकाकर आराम से बैठ गए। ड्राइवर ने हैंडल घुमाकर गाड़ी स्टार्ट की और वो घुरघुटिया की ओर रवाना हो गई। सड़कें ठीक नहीं हैं, गाड़ी का स्प्रिंग भी पुराना है, इसलिए हम आराम नहीं कर सके। फिर भी गाड़ी जब पलासी बाजार पार कर गांव के खुले रास्ते पर आई तो आंख और मन दोनों ही एक साथ आनंद का उपभोग करने लगे। फेलुदा ने ठीक ही कहा था। धान से भरे खेतों के पार पेड़ पौधों से घिरे छोटे छोटे गांव नजर आ रहे हैं और उनके आसपास धुएं के ढेर घटा की तरह जमीन से 8-10 हाथ ऊपर बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ देखने से ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर चित्र बिखरे पड़े हों।
इस तरह के स्थान में एक पुराने जमींदार की हवेली हो सकती है, ये जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मगर 10-1 मिनट चलने के बाद रास्ते के दोनों किनारे के पेड़ पौधों को देखने पर पता चला कि हम जामुन और कटहल से भरे एक बगीचे से होकर गुजर रहे हैं। उसके बाद रास्ता जब दाहिनी ओर मुड़ गया और हम एक जीर्ण मंदिर पार कर चुके तो नौबत खाने के साथ एक सेवार से भरा सफेद फाटक दिख पड़ा। हमारी गाड़ी 3 बार हॉर्न बजाकर जैसे ही फाटक के अंदर पहुंची, हमें एक विशाल हवेली दिखाई पड़ी। पीछे की तरफ संध्या के आकाश से लालिमा समाप्त हो चुकी है और उसके स्थान पर अब एक बैंगनी आभा है। अंधेरी हवेली आकाश के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी है। हवेली की हालत ऐसी है कि वो एक जादूघर में रखने लायक हो गई है। दीवार में लोनी लग गई है, पूरे मकान का पलस्तर झड़ गया है और ईंटें बाहर निकल आई हैं। उन ईंटों में भी दरारें पड़ गई हैं और उन दरारों में पेड़ पौधे उगाए हैं। गाड़ी से उतरकर फेलुदा ने पूछा, इस तरफ बिजली नहीं है क्या? जी नहीं, ड्राइवर ने कहा। 30 बरसों से सुन रहा हूं कि अब आई, मगर अब तक नहीं आई है। हम जहां खड़े हैं वहां से ऊपर की ओर ताकने पर 2 मंजिले की बहुत सी कोठरियों की खिड़कियां दिख रही हैं, मगर उनमें से किसी में रोशनी नहीं है। दाहिनी ओर कुछ दूरी पर झाड़ियों के बीच से एक छोटा कमरा दिख रहा है जिसमें एक लालटेन टिमटिमा रही है। शायद माली या दरबान या उसी श्रेणी का कोई आदमी उस कमरे में रहता है। मन ही मन सोचा, फेलुदा बिना पता लगाए ये किस प्रकार के स्थान पर चले आए हैं। एक लालटेन की रोशनी हवेली के सदर दरवाजे से बाहर आकर जमीन पर पड़ी। उसके बाद एक बूढ़ा नौकर दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ा हुआ। इसी बीच ड्राइवर गाड़ी को गैरेज के अंदर ले जा चुका था। नौकर ने भौहें सिकोड़कर हमारी ओर देखा और उसके बाद बोला, अंदर चले आइए। हम दोनों उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर प्रवेश करने लगे। हवेली बहुत लंबी चौड़ी जगह घेरे खड़ी है, ये हम अच्छी तरह समझ पा रहे थे, मगर बाकी सारी चीजें छोटी छोटी हैं। दरवाजे बौने दिखते हैं, खिड़कियां कलकत्ते के मामूली से मामूली घर की खिड़कियों की तुलना में आधी हैं। छत एक तरह से हाथ से छुई जा सकती है। फेलुदा से पूछने पर उसने बताया कि 150-200 साल पहले बंगाल के जमींदारों की हवेलियां ऐसी ही हुआ करती थी। लंबे बरामदे को पार कर हम दाहिनी ओर मुड़े और सीढ़ियां तय कर जब हम ऊपर पहुंचे तो एक आश्चर्यजनक चीज हमारी निगाह में पड़ी। फेलुदा ने कहा, इसे चापा दरवाजा कहते हैं। डकैतों को रोक कर रखने के लिए इस तरह के दरवाजे बनते थे। इस दरवाजे को बंद करने से वो सीधा खड़ा नहीं रहता, मुड़कर सिर के ऊपर सीलिंग की तरह तिरछे होकर लेट जाता है। दरवाजे पर जो छेद देख रहे हो उनमें बल्लम घुसाकर डाकुओं को भगाया जाता था। दरवाजा पार करने के बाद एक लंबा बरामदा मिला जिसके परले सिरे पर आले पर एक दिया जल रहा था। उसी की बगल के एक दरवाजे से हम तीनों ने एक कमरे के अंदर प्रवेश किया। ये एक बड़ा कमरा है। अगर साजो सामान रहता तो वो और भी बड़ा प्रतीत होता। एक विशाल पलंग कमरे का करीब करीब आधा हिस्सा घेरे हुए है। उसके सिरहाने बाईं ओर एक मेज है और उसकी बगल में एक संदूक। इसके अलावा 3 कुर्सियां, एक साधारण अलमारी और बाईं ओर एक मेज है जिस पर फर्श से छत तक किताबें ठूसी हुई हैं। उसकी बगल में एक संदूक। इसके अलावा कुर्सियां हैं और पलंग पर कंबल ओढ़े एक बूढ़ा पड़ा है। मेज पर रखी एक मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है और उस रोशनी में ये पता चल रहा है कि सफेद दाढ़ी और मूंछों वाला वो व्यक्ति हमारी ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। बैठिए, काली किंकर मजुमदार ने कहा। या बैठो कहूं, तुम तो उम्र में मुझसे आधे से भी कम लगते हो। तुम ही संबोधन करना अच्छा रहेगा। कहो, ठीक कह रहा हूं ना? जरूर। फेलुदा ने मेरे बारे में चिट्ठी के द्वारा ही सूचना भेज दी थी। अब उसने मेरा परिचय कराया। एक बात मेरे ध्यान में आई और वो ये कि हमारे नमस्कार के उत्तर में उन्होंने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। हम पलंग के सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। मेरी चिट्ठी पाकर जरूर कौतूहल हुआ होगा, उन्होंने हौले से मुस्कुरा कर कहा। न होता तो हम इतनी दूर आते ही क्यों? ठीक है। मजुमदार साहब सचमुच ही खुश हुए हैं, ये साफ साफ पता चल गया है। अगर तुम ना आते तो मुझे दुख होता। इसके अलावा अपने एक पावने से तुम वंचित हो जाते। पता नहीं ये किताबें तुम्हारे पास है या नहीं। उनकी दृष्टि मेज की ओर चली गई। मोमबत्ती के पास ही 4 मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। फेलुदा उठकर वहां गया और किताबों को उलट पुलट कर बोला, बाप रे, ये तो दुष्प्राप्य पुस्तकें हैं
और हर पुस्तक मेरे पेशे से संबंधित है। आपके किसी जमाने में? नहीं, उन्होंने हंसकर कहा, मैंने खुद कभी जासूसी नहीं की है। इसे तुम मेरी जवानी का एक शौक या हॉबी कह सकते हो। आज से 52 साल पहले हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को खबर दी गई। मैल्कम नामक एक अंग्रेज जासूस ने खूनी को पकड़वा दिया। उसी मैल्कम से बातचीत करने के बाद मेरे मन में जासूसी के प्रति कौतूहल पैदा हुआ। उसी समय इन किताबों को खरीदा था। उसके साथ ही जासूसी कहानियां पढ़ने का शौक हुआ। एमिल गैबरियो का नाम सुना है तुमने? हाँ हाँ, फेलुदा ने उत्साह के साथ कहा। फ्रांसीसी लेखक थे जिन्होंने पहली जासूसी पुस्तक लिखी थी। काली किंकर मजुमदार सिर हिलाकर बोले, उनकी सारी पुस्तकें मेरे पास हैं। इसके अलावा एडगर एलन पो और कॉनन डॉयल की तो हैं ही। जितनी भी पुस्तकें मैंने खरीदी हैं सब की सब 40 साल या उससे पहले की हैं। इन पुस्तकों के अलावा मेरे पास और कोई आधुनिक पुस्तक नहीं है। ये जरूर है कि इस दिशा में आज काम बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत से वैज्ञानिक उपायों का आविष्कार हो चुका है। लेकिन हाँ, तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना है उससे पता चलता है कि तुम और जो कुछ भी तुमने किया है उनमें तुम्हें सफलता हासिल हुई है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सफलता की बात मैं नहीं जानता, पर मेरे तौर तरीके के बारे में आपने जो कुछ कहा है सही है। ये सब जानने सुनने के बाद ही मैंने तुम्हें बुला भेजा है। वे एक क्षण के लिए चुप हो गए। फेलुदा अपनी जगह पर लौट आया। मोमबत्ती की स्थिर शिखा की ओर कुछ देर तक निहारने के बाद काली किंकर बाबू बोले, मेरी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है और तबीयत भी अच्छी नहीं रहती। जब चल बसूंगा तो इन पुस्तकों की क्या हालत होगी पता नहीं। इसीलिए सोचा तुम्हें अगर सौंप दूं तो तुम इन पुस्तकों की कद्र करोगे। फेलुदा अवाक होकर आले पर रखी पुस्तकों की ओर देख रहा था। बोला, ये सब क्या आपकी अपनी पुस्तकें हैं? काली किंकर बाबू बोले, मजुमदार वंश में एकमात्र मुझे ही पुस्तकों का शौक था। इसके अलावा नाना प्रकार के विषयों के प्रति मुझमें जो उत्साह था ये तुम अवश्य ही समझ रहे होगे। सो तो है ही। आर्कियोलॉजी की पुस्तकें हैं, आर्ट और बागवानी से संबंधित पुस्तकें हैं, इतिहास, जीवनी, भ्रमण कहानियां, यहाँ तक कि थिएटर की पुस्तकें भी देख रहा हूँ। उनमें से कुछ नई जैसी लग रही हैं। आप अब भी पुस्तकें खरीदते हैं? हाँ, खरीदता हूँ। राजेन नामक मेरा एक मैनेजर नुमा आदमी है। उसे महीने में 2-3 बार कलकत्ता जाना पड़ता है। तब मैं लिस्ट बना देता हूँ, वो कॉलेज स्ट्रीट से ले आता है। फेलुदा ने मेज पर रखी किताबों की ओर देखते हुए कहा, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। काली किंकर बाबू ने कहा, पुस्तकों को अगर अपने हाथ से उठाकर तुम्हारे हाथों में सौंप सकता तो मुझे बेहद खुशी होती, मगर मेरे दोनों हाथ नाकाम हो गए हैं। हम दोनों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ये ठीक है कि वे अपने हाथों को कंबल के अंदर डाले हुए थे, मगर इसका कोई खास कारण हो सकता है, ये हम नहीं समझ पा रहे थे। आर्थराइटिस का नाम सुना है, जिसे सरल हिंदी में गठियावात कहते हैं। हाथ की उंगलियों को अब इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ। ये जरूर है कि मेरा लड़का अब कुछ दिनों से यहीं आकर रह रहा है, वरना मेरा नौकर गोकुल ही मुझे खिला पिला जाता था। आपकी चिट्ठी क्या आपके लड़के ने लिखी थी? नहीं, राजेन ने लिखी थी। जायदाद की देखभाल वही करता है। डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बरहमपुर से जाकर बुला लाता है। पलासी में अच्छा डॉक्टर नहीं है। फेलुदा की दृष्टि बीच बीच में कमरे के कोने में रखे संदूक की ओर चली जा रही थी। वो बोला, लगता है आपके संदूक में कोई विशेषता है। देख रहा हूं ताला चाबी की व्यवस्था नहीं है। क्या ये कॉम्बिनेशन से खुलता है? काली किंकर बाबू ने हंसकर कहा, तुम्हारी धारणा सही है। ये एक खास संख्या है, उसी के अनुसार नॉब को घुमाने से खुलता है। किसी जमाने में इन इलाकों में डाकू बेहद उपद्रव मचाया करते थे। ये बात तो तुम्हें मालूम होगी ही। मेरे पुरखे भी डकैती करके जमींदार हुए थे।
उसके बाद हम ही लोग डाकुओं के हाथ दुख तकलीफ झेलने लगे। इसीलिए मन में विचार आया था कि ताले के बदले में अगर कॉम्बिनेशन करूं तो खतरे से खाली हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद वे भौहें सिकोड़कर कुछ सोचने लगे। फिर अपने नौकर का नाम लेकर उसे पुकारा। बूढ़ा गोकुल तत्काल आकर हाजिर हो गया। काली किंकर बाबू बोले, पिंजरे को जाकर ले आओ गोकुल। गोकुल कुछ एक सेकंडों के भीतर ही पिंजरा सहित एक तोते को ले आया। मोमबत्ती की रोशनी में तोते की आंखें चमक रही थीं। काली किंकर बाबू ने तोते की ओर ताकते हुए बोला, त्रिनयन, त्रिनयन, बोलो तो। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। उसके बाद तोता साफ साफ शब्दों में बोल उठा, त्रिनयन, ओ त्रिनयन। मैं तो हैरत में पड़ गया। पक्षी को इतना साफ बोलते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मगर बात यहीं आकर खत्म नहीं हुई। तोते ने उसके साथ और भी 2 शब्द जोड़ दिए, 120। उसके बाद तोते ने पूरी बात साफ साफ कही, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। अर्थात त्रिनयन, ओ त्रिनयन, जरा सुस्ता लो। फेलुदा की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने कहा, त्रिनयन कौन है? काली किंकर बाबू ने एक कहकहा लगाते हुए कहा, ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इतना ही बता रहा हूं कि वो जो कुछ कह रहा है वो संकेत है। तुम्हारे पास 12 घंटे का वक्त है। देखना है तुम संकेत को खोजकर निकाल सकते हो या नहीं। इस संकेत का मेरे संदूक से रिश्ता जुड़ा हुआ है। फेलुदा ने कहा, तोते को यह संकेत सिखाने के पीछे क्या कोई उद्देश्य है? और अगर है तो क्या मैं ये जान सकता हूं? जरूर जरूर, काली किंकर मजूमदार ने कहा। ये तो जानते ही हो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादातर आदमियों की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। 3-1 साल पहले एकाएक मैं संदूक का संकेत भुला बैठा। इस पर तुम विश्वास करोगे? दिन भर कोशिश करने के बावजूद नंबर याद नहीं आया। अंत में आधी रात में याद आया। नंबर मैंने कहीं लिख कर नहीं रखा, क्योंकि कब कौन कहां साजिश कर बैठे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सोचा था इसे दिमाग में ही रखना ठीक है। मेरे एक लड़के को इसका पता है, मगर वो बाहर ही रहता है। इसीलिए दूसरे दिन मैंने एक तोते का इंतजाम किया और नंबर को सांकेतिक रूप देकर तोते को सिखा दिया। अब वो बीच बीच में संकेत बोल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह और पक्षियां राधा किशन या महाराज भात दो कहते हैं? फेलुदा संदूक की ओर देख रहा था। एकाएक उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और वो संदूक की ओर चला गया। उसके बाद लौटकर मेज से उसने मोमबत्ती उठा ली और दोबारा संदूक की ओर गया। क्या देख रहे हो? काली किंकर बाबू ने कहा। तुम्हारी जासूसी आंखों को सुराग का पता चल रहा है। फेलुदा ने संदूक के सामने के हिस्से की जांच करके कहा, लगता है आपके संदूक पर बल का प्रयोग किया गया है। शायद किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की है। काली किंकर बाबू गंभीर हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? फेलुदा ने मोमबत्ती फिर से मेज पर रख दी और बोला, झाड़ पोंछ और साफ सफाई से इस तरह का दाग नहीं पड़ सकता। क्या इस तरह की घटना होने की कोई संभावना है? ये बात तो आप ही अच्छी तरह बता सकते हैं। काली किंकर बाबू ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, घर पर आदमी के नाम पर मैं, गोकुल, राजेन और मेरा ड्राइवर मणिलाल महाराज और माली हैं। 5-1 दिन पहले मेरा लड़का विश्वनाथ आया है। वो कलकत्ते में रहता है, व्यवसाय करता है ना। मुझसे कोई खास संपर्क नहीं है। अब की मेरी बीमारी के बारे में सुनकर आया है। पिछले सोमवार को मैं बगीचे की बेंच पर बैठा था। उठते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं फिर बेंच पर बैठ गया। राजेन ने प्लासी से विश्वनाथ को फोन किया। वो दूसरे दिन ही डॉक्टर को लिवा लाया। लगता है हल्का सा दिल का दौरा आया था। जीवन के बाकी दिन क्या मुझे संशय में ही गुजारने होंगे? मेरे कमरे में डाकू आकर मेरा संदूक तोड़ देगा। फेलुदा ने काली किंकर बाबू को आश्वस्त किया, हो सकता है मेरा संदेह गलत हो सकता है जब शुरू में संदूक बिठाया गया होगा उसी समय खरोंच लग गई होगी।
दाग पुराना है या नहीं ये बात मोमबत्ती की रोशनी में नहीं समझ में आ रही है। कल सवेरे एक बार और देखूंगा। आपका नौकर विश्वासी है ना? गोकुल करीब 30 बरस से है। और राजेन बाबू? राजेन भी पुराना आदमी है, लगता तो विश्वासी ही है। वैसे हाँ, बात क्या है जानते हो? आज जो विश्वासी है कल वो विश्वासघात नहीं करेगा, इसकी कौन सी गारंटी है? फेलुदा ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा, खैर गोकुल से कहिए जरा नजर रखे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि चिंता का कोई कारण है। लगा काली किंकर बाबू बहुत कुछ आश्वस्त हो गए। हम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गोकुल तुम लोगों का कमरा दिखा देगा। रजाई, कंबल, तोशक, तकिया, मच्छरदानी सब का इंतजाम है। विश्वनाथ बरहमपुर गया है और अभी लौट आएगा। वो आ जाए तो तुम लोग खाना खा लेना। कल सवेरे जाने के पहले अगर चाहो तो मेरी गाड़ी लेकर आसपास का एक चक्कर लगा आना। हालांकि वैसा कुछ दर्शनीय यहाँ नहीं है। फेलुदा ने मेज पर से किताबें उठा ली। शुभरात्रि करने के पहले काली किंकर बाबू ने पहले की बात उसे एक बार फिर से याद दिला दी। पहेली का समाधान खोज निकालोगे तो मैं तुम्हें गैबरियो का सेट उपहार में भेंट करूंगा। हम लोगों के साथ चलते हुए गोकुल ने 2 बरामदे पार किए और हमें वो कमरा दिखा दिया जिसमें हमें टिकना है। कमरे में पहले से ही एक लालटेन रखी हुई थी। सूटकेस और होल्डॉल भी कमरे के कोने में रखे हुए थे। ये कमरा हालांकि काली किंकर बाबू के कमरे से छोटा है, लेकिन साजो सामान कम रहने के कारण इसमें चलने फिरने लायक अधिक जगह है। उजली चादर बिछे पलंग पर बैठते हुए फेलुदा ने कहा, संकेत याद आ रहा है तुपसा? ओहो, त्रिनयन नाम तो मुझे याद आ रहा है, मगर पूरे संकेत के बारे में पूछकर फेलुदा ने मुझे उलझन में डाल दिया। तू हल नहीं कर पा रहा है ना? जा बैग से मेरा नोटबुक निकाल के ले आ और संकेत लिख ले। गैब्रियो की किताबों के प्रति मेरा लोभ हो रहा है। कॉपी पेंसिल निकालकर मैं बैठ गया। फेलुदा बोलता गया और मैं बड़े बड़े हरफों में लिखता गया, त्रिनयन ओ त्रिनयन 120। लिखने के बाद मुझे लगा ये एक बेहद अजीब संकेत है, समझ में कतई नहीं आ रहा है। फेलुदा इसका हल कैसे निकालेगा? फेलुदा बिस्तर से उतरकर खिड़की खोले बाहर की ओर ताक रहा है। चांदनी रात, शायद पूनम की रात है। मैं फेलुदा के पास जाकर खड़ा हो गया। यह हवेली का पिछला हिस्सा है। फेलुदा बोला, दाहिनी ओर लगता है पोखर वोखर कुछ है। घने पेड़ पौधों के बीच से दूर पानी झलमलाता हुआ दिख रहा है। झिंगुर की आवाज़ लगातार आ रही है। अब उसके साथ सियार की आवाज़ भी जुड़ गई। मुझे लगा इतने निर्जन स्थान में इसके पहले मैं कभी नहीं आया था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। फेलुदा ने जैसे ही पल्लों को बंद किया वैसे ही एक मोटर की आवाज़ हमारे कानों में आई। ये कोई दूसरी ही गाड़ी है, न कि वही विशाल पुरानी अमेरिकी गाड़ी। लगता है विश्वनाथ मजुमदार आ गए, फेलुदा ने कहा। इसका मतलब ये कि अब खाना खाने का बुलावा आएगा। सच कहूं तो बेहद भूख लगी थी। 1 बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए सवेरे ही खाना खाकर निकला था। इतना ज़रूर है कि रास्ते में रानाघाट स्टेशन पर चाय के साथ मिठाई खाई थी। हो सकता है अभी हमें भूख नहीं लगती, क्योंकि घड़ी बता रही है कि कुल मिलाकर 8 ही बजे हैं। मगर यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ना भी मुश्किल है। इसलिए लग रहा था कि खा पीकर अब कंबल के नीचे घुस जाऊं तो बहुत ही अच्छा रहे। अब तक उधर मेरा ध्यान नहीं गया था, मगर अब देखा हम लोगों के कमरे में एक तस्वीर है और फेलुदा उसी की ओर देखे जा रहा है। वो फोटोग्राफ नहीं, हाथ से बनाया हुआ चित्र है और आकार में अच्छा खासा बड़ा है। वो काली किंकर बाबू के किसी पुरखे की तस्वीर मालूम पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चित्र का व्यक्ति नंगे बदन कुर्सी पर बैठा है, मूछें पकी हुई, कंधे तक लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और बहुत ही चौड़ा कंधा। मुकदर भांजा हुआ और कुश्ती खेला हुआ शरीर है, फेलुदा ने फुसफुसा कर कहा। लगता है यही पहला डाकू जमींदार है। तभी बाहर से पैरों की आहट सुनाई दी। हम दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। गोकुल बाहर एक लालटेन रख गया था। उसकी रोशनी में पहले तो कमरे के फर्श पर एक छाया पड़ी और उसके बाद एक अजनबी चौखट के बाहर आकर खड़ा हो गया। यही क्या विश्वनाथ बाबू हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। तंग धोती पहने हैं, स्लेटी रंग का कुर्ता, मूछें घनी हैं, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा। वो गर्दन बढ़ाकर पेशानी पर बल लिए संभवतः हमें ही खोज रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं राजन बाबू? फेलुदा ने पूछा।
अब जाकर उसकी नज़र हम पर पड़ी। जुखाम से बैठे गले से कहा, छोटे बाबू लौट आए हैं, चावल परोसने को कह दिया है। गोकुल आकर आप लोगों के पास खबर पहुंचा जाएगा। राजेन बाबू चले गए। बताओ तो किस चीज़ की गंध थी? मैंने फेलुदा से पूछा। नैफ्थलीन की, अभी अभी ट्रंक से कुर्ता निकाल कर पहना है। राजेन बाबू के पैरों की आवाज़ जब लुप्त हो गई तो मुझे फिर यही लगने लगा कि हम कितने सन्नाटे से भरे माहौल में पहुंच गए हैं। इस तरह की जगह में इतने लंबे अरसे तक लोग कैसे रहते होंगे। जानता हूं फेलुदा मेरे पास रहेगा तो मुझे साहस में कभी कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो न रहता तो इस पुराने खंडहर नुमा मकान में मैं 5 मिनट भी नहीं रह सकता। काली किंकर बाबू स्वयं बता चुके हैं कि कभी इस मकान में हत्या हो चुकी है। पता नहीं हत्या किस कमरे में हुई थी। इस बीच फेलुदा लालटेन सहित मेज को खींचकर पलंग के पास ले आया और पलंग पर बैठकर कॉपी खोले संकेत पर सोचना शुरू कर दिया। 1-2 बार उसे त्रिनयन त्रिनयन कहकर बड़बड़ाते हुए भी मैंने सुना। मैं अब करता ही क्या, दरवाजे से निकलकर बाहर के बरामदे में चला आया। वो क्या चीज है? मेरा कलेजा कांप उठा। न जाने क्या बरामदे की उस ओर हिल उठा। वहां लालटेन की रोशनी भी अंधेरे में खो गई है। दांत से दांत दबाए मैं अंधेरे में उस ओर ताकता रहा। फिर पता चला कि वो एक बिल्ली थी। मामूली या सफेद बिल्ली नहीं, उसके बदन पर शेर की तरह धारियां थीं। बिल्ली कुछ देर तक मेरी ओर अपलक ताकती रही, उसके बाद एक उबासी लेकर दूसरी ओर मुड़ी और नजाकत के साथ चलती हुई अंधेरे में लापता हो गई। उसके कुछ देर बाद ही तोते की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। फिर चुप्पी तैरने लगी। पता नहीं विश्वनाथ बाबू का कमरा किधर है। वे 2 मंजिले पर रहते हैं या 1 मंजिले पर। राजेन बाबू कहाँ रहते हैं? हमें ऐसा कमरा क्यों दिया है जहां से किसी की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती? मैं कमरे के अंदर लौट आया। फेलुदा पलंग पर पांव को मोड़कर हाथ में कॉपी लिए सोचने में तल्लीन है। अब बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मैंने कहा, ये लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? फेलुदा ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, तू ठीक कह रहा है, लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। ये कहकर वो फिर कॉपी में खो गया। फेलुदा को जो पुस्तकें मिली थीं, मैंने उन्हें उलट पुलट कर देखा। एक पुस्तक उंगली की छाप से संबंधित है, दूसरी पुस्तक का नाम है क्रिमिनोलॉजी और तीसरी का क्राइम एंड इट्स डिटेक्शन। चौथी पुस्तक का नाम का अर्थ ही मेरी समझ में नहीं आया। वैसे हाँ, इसमें बहुत सी तस्वीरें हैं। उसमें लगातार 10 पृष्ठों तक सिर्फ अलग अलग तरह के पिस्तौल और बंदूकों की तस्वीरें ही हैं। फेलुदा क्या अपना रिवॉल्वर साथ लाया है? ये प्रश्न दिमाग में आते ही याद आया कि फेलुदा जासूसी करने नहीं आया है, और जब जासूसी की कोई जरूरत भी नहीं है फिर रिवॉल्वर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? पुस्तकों को सूटकेस के अंदर रखकर मैं पलंग पर बैठने ही जा रहा था कि अचानक अनपहचाने गले की आवाज आई और मेरा कलेजा फिर से धड़क उठा। अब की जो आदमी आया उसे पहचानने में कोई असुविधा नहीं हुई। ये गोकुल, राजेन बाबू, गाड़ी का ड्राइवर या रसोइया नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति विश्वनाथ बाबू के अलावा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत देर कर दी। उन्होंने फेलुदा को नमस्कार करते हुए कहा, मेरा नाम विश्वनाथ मजुमदार है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। बाप से बेटे का चेहरा बहुत कुछ मिलता जुलता है, खास तौर से आंख और नाक। उम्र 40 या 45 के करीब होगी। सिर के तमाम बाल अभी तक काले हैं, मूछ या दाढ़ी नहीं है, दोनों होंठ बेहद पतले हैं। ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा ये कहना मुश्किल है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उन्होंने हमें इतनी देर तक बिठा कर रखा, और दूसरा कारण, यद्यपि वे हमारी ओर देखते हुए मुस्कुराए मगर मुझे वो मुस्कुराहट असली नहीं लगी। ये धारणा गलत भी हो सकती है, मानो वे हमें देखकर खुश नहीं हैं, हमारे चले जाने के बाद ही खुश होंगे। फेलुदा और मैं विश्वनाथ बाबू के साथ सीधे रसोई घर में पहुंचे। मैंने सोचा था फर्श पर बैठकर खाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल देखने को मिली। टेबल पर चांदी की थाली, कटोरे और गिलास सजे थे। जब हम अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, विश्वनाथ बाबू ने कहा, चाहे जाड़ा हो या गर्मी, मैं दोनों वक्त स्नान करने का अभ्यस्त हूँ। यही वजह है कि थोड़ी देर हो गई। उनके बदन से कीमती साबुन की गंध आ रही है। इसका पता मुझे पहले ही चल चुका था। अब लग रहा है सेंट भी लगा कर आए हैं। इसमें शक नहीं कि यह आदमी बहुत शौकीन है। सफेद रेशमी कपड़े की कमीज पर गाढ़े हरे रंग का बिना बाह वाला कार्डिगन है
और उनके साथ स्लेटी रंग की टेरोलिन की पैंट। कटोरे से ढके हुए भात को फैलाकर मैंने केले के फूल की सब्जी के साथ खाना शुरू किया। थाली के चारों ओर गोलाकार सजी हुई कटोरियों में 3 तरह की सब्जियां, मूंग की दाल और रोहू मछली का शोरबा है। बाबूजी से आपकी बातचीत हुई है? विश्वनाथ बाबू ने पूछा। हाँ, फेलुदा ने कहा, उन्होंने मुझे बेहद शर्मिंदगी में डाल दिया है। किताबों का उपहार देकर? जी हाँ, आजकल बाजार में ये पुस्तकें यदि उपलब्ध होती तो उनकी कीमत कम से कम 500-700 रुपए होती। विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए कहा, यह जानकर कि आपको बुला भेजा है, मैंने बाबूजी को बहुत फटकारा था। शहर के आदमी को इस घनघोर देहात में बुलाकर कष्ट देने का कोई मतलब नहीं निकलता। फेलुदा ने उनकी बात का विरोध करते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मजुमदार? यहाँ आने से हमारा बहुत बड़ा उपकार हुआ है, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। विश्वनाथ बाबू ने फेलुदा की बातों को कोई महत्व न देते हुए कहा, इन 4 दिनों के दरमियान ही मेरा जी उब गया है। बाबूजी लगातार इतने दिनों तक यहाँ कैसे रहते हैं मालूम नहीं। बाहर क्या जाते ही नहीं? बात इतनी ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वे उसी अंधेरी कोठरी में पलंग पर लेटे रहते हैं। दिन में केवल 2 बार कुछ क्षणों के लिए बगीचे में जाकर बैठते हैं। अब तबीयत खराब रहने के कारण ये सिलसिला भी बंद हो गया है। आप और कितने दिनों तक रहिएगा? मैं कल ही चला जाऊंगा। बाबूजी के लिए तत्काल किसी खतरे की संभावना नहीं है। आप लोग भी शायद 8:30 बजे की ट्रेन से वापस जा रहे हैं, है ना? जी हाँ। फिर आप लोगों के जाते ही मैं भी रवाना हो जाऊंगा। फेलुदा ने भात में दाल मिलाते हुए कहा, आपके पिताजी में तो नाना प्रकार का शौक देखने को मिला है। आप क्या 100% व्यवसायी हैं? हाँ साहब, काम धाम करने के बाद आज के ज़माने में कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती। विश्वनाथ बाबू से विदा लेकर जब हम अपने कमरे में पहुंचे उस वक्त लगभग 9:30 बज चुके थे। यहाँ घड़ी का वक्त मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि 7 बजे से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी रात हो चुकी है। मैंने फेलुदा से कहा, बत्तियों को दूसरी ओर रखकर अगर लेटूं तो तुम्हें कोई आपत्ति है? क्यों, क्या बात है? इसलिए कि जब आंखें खुले तो डाकू बाबू पर नजर ना पड़े। फेलुदा ने हंसकर कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भले आदमी की निगाह मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी। सोने के पहले फेलुदा ने लालटेन की रोशनी कम कर दी और इसका नतीजा ये हुआ कि कमरा जैसे और भी छोटा दिखने लगा। मुझे झपकी आ रही थी, मगर फेलुदा के मुंह से अंग्रेजी शब्द सुनकर मैं आश्चर्य में आ गया। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने साफ साफ सुना कि फेलुदा कह रहा है, देयर वॉज अ ब्राउन क्रो। मैं कोहनी के सहारे उठकर बैठ गया। ब्राउन क्रो? कौवा कहीं भूरे रंग का होता है? ये सब अनाप शनाप क्या बक रहे हो फेलुदा? लगता है गैब्रियो की पुस्तकें मिल जाएंगी तब से। तो क्या हल ढूंढ लिया है? बहुत ही आसान है। हमारे मुल्क में आकर अंग्रेज लोगों ने जब शुरू में हिंदी सीखना शुरू किया, उच्चारण की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ तरीके निकाले। देयर वॉज अ ब्राउन क्रो, इस वाक्य से भूरे कौवे का कोई संबंध नहीं था। असल में यहां साहब बेरा से दरवाजा बंद करने को कह रहा है। दरवाजा बंद करो। ये त्रिनयन का मामला भी बहुत कुछ इसी तरह का है। शुरू में त्रिनयन को 3 सोचकर बार बार पछाड़ खा रहा था मैं। सो कैसे? ये 3 नहीं है क्या? मैं भी तो उसे 3 ही सोच रहा था। 3 नहीं है। त्रिनयन में 3 है और नयन 9 है। दोनों मिलाकर 39। त्रिनयन ओ त्रिनयन हुआ 39039, यानी ओ का अर्थ है 0 यानी 0। मैं उछल पड़ा। फिर 820 का मतलब? 820 पानी की तरह साफ है, इसलिए पूरी संख्या है 39039,820। बता, कैसे दिमाग में यह बात आ गई? अब जाकर सो जा। मन ही मन फेलुदा की बुद्धि की प्रशंसा कर तकिए पर माथा रखकर आंखें बंद करने ही जा रहा था कि तभी बरामदे से पैरों की आहट आई। राजेन बाबू हैं। इतनी रात में उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? छोटे बाबू ने पूछवाया है कि आपको किसी और चीज की जरूरत है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सब ठीक है। वे जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। आंखें बंद करने के समय पता चला खिड़की की झिलमिली से आती हुई चांदनी एकाएक मलिन हो गई
और दूर से मेघों का गर्जन आ रहा है। उसके बाद न जाने कहां से 2 बार बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। सुबह नींद टूटने पर देखा फेलूदा कमरे की खिड़कियां खोल रहा है। वो बोला, रात बारिश हुई थी, इसका तुझे पता नहीं चला था? रात चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन अभी मेघ का नामो निशान नहीं है। झिलमिलाती हुई धूप तैर रही है। ये मैं खाट पर लेटे रहने के बावजूद बाहर के पेड़ पौधों को देखकर समझ रहा हूं। मेरे उठने के आधे घंटे के बाद ही बूढ़ा गोकुल आकर चाय दे गया। दिन की रोशनी में उसका चेहरा देखने पर लगा गोकुल सिर्फ बूढ़ा ही नहीं, बल्कि उसके जैसा टूटा हुआ शरीर और दुख से भरा भाव मैंने बहुत ही कम आदमियों में देखा है। काली किंकर बाबू सोकर उठ गए हैं? फेलूदा ने पूछा। गोकुल कान से कम सुनता है या नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, परंतु फेलूदा का प्रश्न सुनकर वो फटी फटी आंखों से उसकी ओर ताकने लगा। उसके बाद जब दूसरी बार उससे पूछा गया तो उसने सिर हिलाकर हामी भरी और कमरे से बाहर चला गया। हम 7:30 बजे काली किंकर बाबू के कमरे के अंदर पहुंचे। वे कल ही की तरह कंबल के नीचे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी बगल की खिड़की से धूप आती है, शायद इसी वजह से वे उसे बंद रखते हैं, इसलिए सुबह के वक्त भी कमरा इतना अंधेरा है। वहां जितनी भी रोशनी है वो बरामदे के दरवाजे से होकर आ रही है। आज पहली बार हमारे ध्यान में ये बात आई कि कमरे की दीवार पर काली किंकर बाबू का एक मढ़ा हुआ फोटोग्राफ है। ये तस्वीर बहुत पहले की ही ली हुई है, क्योंकि तब उनकी दाढ़ी मूछें पकी नहीं थी। वे बोले, गैब्रियो की पुस्तकें मैंने पहले ही निकाल कर रख दी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कामयाब होगे ही। फेलूदा ने कहा, हुआ हूं या नहीं बताइए। 39039820। ठीक है? शाबाश जासूस, काली किंकर मजूमदार ने हंसते हुए कहा। लो, किताबों को अपनी झोली के अंदर रख लो और दिन की रोशनी में एक बार संदूक के दागों को ठीक से देख लेना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसके कारण कोई चिंता की बात है। फेलूदा ने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत रहें तो यही बेहतर है। किताबों को उसने अपनी झोली के अंदर रख लिया। काली किंकर बाबू ने पूछा, तुम लोग चाय पी चुके हो ना? जी हाँ। ड्राइवर से कह दिया है, वो गाड़ी बाहर रखे हुए हैं, तुम लोगों को स्टेशन पहुंचा देगा। विश्वनाथ खूब सवेरे ही चला गया है। उसने बताया कि वो अगर 10 बजते बजते कलकत्ता पहुंच जाए तो उसे सुविधा होगी। राजेन बाजार तक गया हुआ है। गोकुल तुम लोगों का साजो सामान गाड़ी में रख देगा। तुम लोग क्या स्टेशन जाने के पहले तनिक आसपास की परिक्रमा करना चाहते हो? फेलूदा ने कहा, सोच रहा हूं 10:30 बजे की ट्रेन का इंतजार करने के बजाय अगर हम अभी निकल जाएं तो हो सकता है 372 डाउन मिल जाए। ठीक है, तुम जैसे शहरी लोगों को मैं देहात में कैदी बनाकर रखना नहीं चाहता। तब हाँ, तुम्हारे आने पर मुझे बेहद खुशी हुई है और ये बात मेरा मन ही जानता है। कल रात की बारिश में भीगे हुए रास्तों से गाड़ी में बैठे हुए हम पलासी स्टेशन की ओर जा रहे हैं। मैं सवेरे के भीगे धान के खेतों का दृश्य देख रहा था कि तभी फेलूदा ने ड्राइवर से एक सवाल किया, स्टेशन जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? जी नहीं, मणिलाल ड्राइवर ने कहा। फेलूदा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। एक बार सोचा पूछूं कि वो क्या सोच रहा है, संदेह का कोई कारण है क्या, मगर उस वक्त मुझे साहस नहीं हुआ। रास्ते में चूंकि कीचड़ था, इसलिए स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट की जगह 15 मिनट लग गए। साजो सामान उतार कर हमने गाड़ी छोड़ दी, मगर फेलूदा टिकट घर की ओर नहीं गया। माल असबाब स्टेशन मास्टर के पास रखकर वो दोबारा बाहर रास्ते पर निकल गया। रास्ते में साइकिल रिक्शे की कतार खड़ी है। सबसे सामने के रिक्शे वाले के पास जाकर फेलूदा ने पूछा, बता सकते हैं यहाँ कोतवाली कहाँ है? बता सकता हूँ हुजूर। चलिए, थोड़ा जल्दी है। रिक्शा पे पे हॉर्न बजाता हुआ भीड़ से निकलकर 5 मिनट के अंदर ही कोतवाली पहुंच गया। फेलूदा की ख्याति जो यहाँ तक पहुंच चुकी है, इसका पता तब चला जब फेलूदा के द्वारा अपना परिचय बतलाते ही सब इंस्पेक्टर मिस्टर सरकार ने उसे पहचान लिया। फेलूदा ने कहा, घुरघुटिया के काली किंकर मजूमदार के बारे में आपको क्या जानकारी है? कृपया बताइए तो। काली किंकर मजूमदार? सरकार की पेशानी पर लकीरें उभर आई। आदमी के लिहाज से तो वे बड़े ही अच्छे हैं साहब, किसी के 6-5 में नहीं रहते। उनके बारे में कभी कोई बदनामी सुनने को नहीं मिली है। और उनका लड़का विश्वनाथ, वे क्या यहीं रहते हैं? भरसा कलकत्ते में। क्यों?
मामला क्या है मिस्टर मित्तिर? आपको एक बार अपनी जीप लिए मेरे साथ चलना होगा, संगीन मामला लगता है। कीचड़ भरे रास्ते पर उछलती हुई जीप घुरघुटिया की ओर दौड़ने लगी। फेलूदा ने घोर उत्तेजना के बीच सिर्फ एक बार जबान खोली, हालांकि उसकी बात मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं सुन सका। आर्थराइटिस, संदूक का दाग, डिनर में विलंब, राजेंद्र बाबू की रुधी हुई आवाज, नैफ्थलीन, सब कुछ एक सिलसिला लगता है तुपसा। फेलू मित्र के अतिरिक्त भी ढेरों आदमी अक्लमंद हो सकते हैं, ये बात हमेशा मेरे ध्यान में नहीं रहती है। काली किंकर मजुमदार के मकान पर पहुंचने पर पहले पहले जिस चीज ने मुझे हैरत में डाला वो थी एक काले रंग की एम्बेसडर कार। गाड़ी फाटक के बाहर खड़ी थी। निस्संदेह ये विश्वनाथ बाबू की गाड़ी है। जीप से उतरते उतरते फेलुदा बोला, ध्यान से देखो, अभी तक गाड़ी में कीचड़ नहीं लगा है। यह गाड़ी कुल मिलाकर अभी बाहर निकली है। संभवतः ये विश्वनाथ बाबू का ही ड्राइवर था, इसलिए कि इस आदमी को हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था, जो हमें देखकर घबरा गया और मुंह लटकाकर फाटक के किनारे पत्थर की तरह खड़ा हो गया। तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो? फेलुदा ने पूछा। जी हाँ। विश्वनाथ बाबू हैं? उसे झिझकते देख फेलुदा ने अब और इंतजार नहीं किया और सीधे घर के अंदर घुस गया। उसके पीछे कोतवाल, मैं और एक कांस्टेबल। दोबारा उसी रास्ते पर उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर होते हुए दौड़ते हुए हम चारों जने काली किंकर बाबू के कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरा खाली है। बिस्तर पर वही कंबल पड़ा हुआ है। बाकी जितनी चीजें थी उसी तरह हैं, मगर मालिक नहीं है। सर्वनाश, फेलुदा ने कहा। वो संदूक की ओर ताक रहा है। संदूक खुला हुआ है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि उससे बहुत कुछ निकाल लिया गया है। दरवाजे के बाहर गोकुल आकर खड़ा हो गया। वो थर थर कांप रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी अंतिम घड़ी हो। फेलुदा ने उछलकर उसे पकड़ लिया और झकझोरते हुए पूछा, विश्वनाथ बाबू कहाँ हैं? वो पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। जाकर देखिए तो मिस्टर सरकार। कोतवाल और कांस्टेबल उनकी तलाश में निकल पड़े। सुनो गोकुल, फेलुदा ने जोरों से उसके कंधों को झकझोरते हुए कहा, जरा भी झूठ बोलोगे तो तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी। काली किंकर बाबू कहाँ हैं? गोकुल की आंखों की पुतलियां जैसे बाहर निकल आई हूं। हुजूर, हुजूर, उनकी हत्या कर डाली। किसने? छोटे बाबू ने। कब? छोटे बाबू जिस दिन आए उसी रात में। बाप बेटे में झड़प हुई। छोटे बाबू ने संदूक के बारे में पूछा। मालिक ने कहा, मेरे तोते को मालूम है, उसी से जान लेना, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद छोटे बाबू और उनके ड्राइवर ने मिलकर। गोकुल का गला रौंद गया। बाकी बात उसने बहुत तकलीफ के साथ बताई। दोनों ने मिलकर मालिक की लाश को पीछे के तालाब के पानी में फेंक दिया, गले में पत्थर बांधकर। छोटे बाबू ने प्राणों का भय दिखाकर मेरी जबान बंद कर दी थी। समझ गया। राजेंद्र बाबू नामक यहां कोई आदमी नहीं है ना? यही बात थे, मगर 2 साल पहले ही उनका देहांत हो चुका है। अब फेलुदा और मैं नीचे की ओर भागे। सीढ़ियां उतरकर बाएं मुड़ते ही बगीचे में जाने का रास्ता मिलता है। बाहर निकलते ही मिस्टर सरकार की चिल्लाहट कानों में आई। भागने की चेष्टा ना करें मिस्टर मजुमदार, मेरे हाथ में हथियार है। ठीक उसी क्षण पानी में कूदने की एक आवाज आई और उसके साथ ही पिस्तौल की आवाज। हम दोनों पेड़ पौधों को पार करते, झाड़ियों को रौंदते लांघते आगे बढ़े और देखा मिस्टर सरकार हमारी ओर पीठ किए हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं। इमली के पेड़ के पीछे ही वो तालाब है जिसे हम कल देख चुके थे। उसके पानी का अधिकांश हिस्सा जलकुंभियों से ढका हुआ है। वो पहले ही कूद चुका था, मिस्टर सरकार ने कहा। तैरना नहीं जानता है। गिरीश, खींचकर बाहर निकाल सकते हो या नहीं? अंततः कांस्टेबल विश्वनाथ बाबू को खींचकर बाहर ले आया। अब छोटे बाबू की हालत उसी तोते की जैसी है। वे पिंजरे में बंद हैं। संदूक से रुपया, पैसा, गहना वगैरह जो कुछ निकाला था सब बरामद हो चुका है। ये सही है कि वे व्यवसाय करते थे, मगर जुआ इत्यादि बहुत सी बुरी आदतें पाले हुए थे। इधर हाल के दिनों में कर्ज को चुकाने में उसकी हालत बदतर हो गई थी। फेलुदा ने कहा, काली किंकर बाबू से मिलने के करीब 20 मिनट बाद राजेंद्र बाबू आए और राजेंद्र बाबू के जाने के करीब आधे घंटे बाद विश्वनाथ बाबू से मुलाकात हुई। तीनों आदमी एक साथ कभी दिखाई नहीं पड़े। इसी पर सोचने के बाद पहले पहले मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि 3 आदमी हैं या नहीं, या कि एक ही आदमी बारी बारी से तीनों आदमियों की भूमिका निभा रहा है। तब एक्टिंग की किताबों की बातें मुझे याद हो आईं।
तो क्या किसी ज़माने में विश्वनाथ बाबू को थिएटर का शौक रहा है? अगर वे छद्म वेश धारण करने में माहिर हों, अभिनय करना जानते हों, तो इस तरह अंधेरे मकान में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना उनके लिए कठिन नहीं था। अपना हाथ उन्हें कंबल के नीचे छिपा कर रखना पड़ता था, इसलिए कि मेकअप करके किस तरह 73 साल के बूढ़े का हाथ बनाया जाता है, ये कला उन्हें नहीं मालूम थी। संदेह पक्का तब हो गया जब देखा कि कीचड़ पर विश्वनाथ बाबू की गाड़ी के टायर की छाप नहीं है। बात खत्म होने पर मैंने पूछा, तुम्हें यहां आने के लिए किसने पत्र लिखा था? फेलुदा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि काली किंकर बाबू ने ही लिखा था। विश्वनाथ बाबू को इसका पता चल गया था। उन्होंने आने से इसलिए नहीं रोका कि मेरी बुद्धि की सहायता से उन्हें संकेत की जानकारी प्राप्त करनी थी। आखिरकार हमें 10 बजे की गाड़ी ही पकड़नी पड़ी। रवाना होने से पहले फेलुदा ने अपने सूटकेस और झोले से 8 पुस्तकें बाहर निकालकर मुझे दी और कहा, खूनी के हाथ से उपहार लेने की मुझ में कोई लालसा नहीं है रे तुपसा। जाकर इन्हें बुक शेल्फ के खाली स्थानों में रख दे। मैं जब पुस्तकें रखकर काली किंकर बाबू के कमरे से बाहर निकल रहा था, तोता तब भी बोल रहा था, त्रिनयन, ओ त्रिनयन, 120। साथियों, अभी आप सुन रहे थे सत्यजीत राय की लिखी कहानी घुरघुटिया की घटना। उम्मीद है आपका थोड़ा बहुत मनोरंजन हुआ होगा। कहानी के संबंध में अगर कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वो क्या कहते हैं, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बन जाइए कहानी केंद्र का बेशकीमती हिस्सा। और नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।